हे गाइस, वेलकम टू 10th टॉपर्स। आज हम देखने वाले हैं एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 2.2। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। पॉलिनोमियल्स के डिवीजन के मोस्टली क्वेश्चंस होंगे। थ्योरी भी मैं आपको बताऊंगा, साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छे अच्छे सवाल हैं, मज़ा आएगा दोस्तों आपको सॉल्व करने में। आज का फॉर्मेट हमारा होने वाला है कि भैया क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, आपको अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखना है, फिर हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। खुद से अभी के अभी साथ में प्रैक्टिस करते चलो, मतलब देखते चलो भैया आप कितने में पानी में हो। और ऑफ कोर्स उसके बाद हम इसका सोल्यूशन तो यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों। तो आज की एक्सरसाइज थोड़ी टफ भी है, अच्छा बढ़िया चैलेंज होने वाला है दोस्तों। शुरुआत करते हैं जल्दी से। ये चल रहा है हमारा बैच 10th टॉपर्स। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। और दोस्तों जो लोग यहाँ पे पहली बार आए हैं, मेरा नाम है विक्रांत किरार, IIT खड़गपुर से हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है। वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं, आ जाओ भैया। पहला क्वेश्चन लिखो यहाँ पर। थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ यहाँ पर होने क्या वाला है दोस्तों। आज देखो, हमने देखा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। कोई भी दो नंबर को हम कैसे डिवाइड करते हैं? हम डिवाइड करते हैं, मान लो कैपिटल डी को मैंने डिवाइड कर दिया स्मॉल डी से। इसी को हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, इस तरीके से लिखा जाता है। तो हमारे पास क्या आता है? एक कोशेंट आता है हमारे पास। एक कोशेंट की वैल्यू आती है यहाँ से, है ना, कुछ क्यू बोल देते हैं, और एक रिमाइंडर आ सकता है। दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा तो रिमाइंडर कुछ बच जाएगा, दैट्स इट। यहाँ पर देखो, इसी को घुमा फिरा करके यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम कैसे लिखते थे? कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस हमारे पास जो रिमाइंडर होता था, इस तरीके से। और एक हमारे पास कंडीशन क्या होती थी कि ये जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा होगा। स्मॉल डी को डिवाइजर बोलते हैं, कैपिटल डी को डिविडेंड बोलते हैं। हमारे पास एक और कंडीशन होती थी कि यार ये रिमाइंडर है वो जीरो के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, लेकिन स्मॉल डी से छोटा होगा। करेक्ट, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है यार, इसके तो हमने बहुत सवाल किए हुए हैं। यही चीज़ आ जाती है अपने पॉलिनोमियल्स में। अब देखो यहाँ पर ये सब आप नंबर्स की जगह पॉलिनोमियल्स ले दो तो भी ये चीज़ वही रहने वाली है। तो अब पॉलिनोमियल्स में मैं इसको कैपिटल डी नहीं लिखूंगा, स्मॉल डी नहीं लिखूंगा, इनको हमें पॉलिनोमियल्स की तरह लिखना पड़ता है। पॉलिनोमियल्स को अपन कैसे लिखते हैं? आ जाओ दोस्तों, पॉलिनोमियल्स को लिख देते हैं। मान लीजिए डी को मैं बोल देता हूँ भैया हम p ऑफ x उसे डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड कर दे है? कोई और पॉलिनोमियल का नाम बताओ। px तो ये हो गया। मान लो इसको हमने gx से डिवाइड कर दिया। अगर मैंने px को gx से डिवाइड कर दिया, कैपिटल डी को स्मॉल डी से डिवाइड कर दिया, तो क्या आता है? एक क्वोशंट आता है, एक रिमाइंडर आता है। तो यहाँ पर अब जो हमें चीज़ें मिलेंगी वो क्या मिल जाएगा? एक क्वोशंट मिलता है, उसे हम बोलते हैं भैया ये भी पॉलिनोमियल ही होगा x का, और जो रिमाइंडर आएगा वो भी पॉलिनोमियल होगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल सी चीज़ चल रही है अभी तक। ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर ये वाली जो चीज़ लिखी थी, हमें इसी चीज़ को दोबारा लिख देना है। देखो दोस्तों, जो डिवाइड हुआ था यहाँ पर px डिवाइड हुआ था ना, तो मैं क्या लिख दूंगा? px इज इक्वल टू, जिसने डिवाइड किया था डिवाइजर, किसने डिवाइड किया था? gx ने डिवाइड किया था, मल्टीप्लाइड बाय, फिर क्या है हमारे पास? कोशेंट। हमारे पास यहाँ पे कोशेंट है qx, ठीक है जी, प्लस हमारे पास आता है रिमाइंडर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा rx। बहुत सिंपल थ्योरी है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। आप ये मान के चलो, हमारे पास ये जो लिखा हुआ था ना, सब में हमने ऐसे x और लगा दिया है। देखो, सब सारे x हटा दोगे वही वाली चीज़ आ जाएगी। देखो यहाँ से मैं हटा के दिखाऊँ तुमको हटा के दिखाता हूँ। ये लो जी, यहाँ से मैं ये सारे के सारे x हटा दूंगा, ले दे करके वही चीज़ हमारे पास आ जाती है। ऑल राइट, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर अभी भी पेंडिंग है। वो चीज़ क्या है? हमने देखा था रिमाइंडर डी से छोटा होता है या फिर जीरो से बड़ा या इक्वल टू होता है। तो सेम चीज़ दोस्तों यहाँ रिमाइंडर के बारे में आएगी। रिमाइंडर इज या तो वो जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा तो हो ही सकता है, ठीक है, और साथ में यहाँ पर किससे छोटा होगा? डी से। डी यानी कि जिसने डिवाइड किया है, तो यहाँ पे जी एक्स आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पॉलिनोमियल्स में ऐसे नहीं लिखा जाता, करेक्ट, पॉलिनोमियल्स में ऐसे नहीं लिखा जाता। पॉलिनोमियल्स में हम बात करते हैं डिग्री की। तो हम बेसिक करेंगे क्या? डिग्री ऑफ आर एक्स लिखेंगे ना, ये ऐसे नहीं लिखा जा सकता है। हम लिखेंगे डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स होता है हमारे पास, करेक्ट, और मोर देन और इक्वल टू जीरो तो यहाँ पर होता है। तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन आती है। अब कैसे होता है इसके भैया, आज अपने पूरा का पूरा आज अपना एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है।
इतने सारे क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो आ जाओ दोस्तों सॉल्व किया जाए। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसको मैं लिख लिया, आप लोगों ने लिख लिया तो मैं इसको मिटा दूँ, वैसे तो आप लोगों को मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ सारी चीज़ें। आओ दोस्तों इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ से सब कुछ हटा देते हैं। लिखा हुआ है कैन एक्स स्क्वायर माइनस वन बी द कोशेंट ऑन डिविजन ऑफ एक्स की पावर सिक्स प्लस टू एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स माइनस वन बाई ए पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री फाइव। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको जरा समझने की कोशिश करो। कैन दिस बी द क्वोशंट, तो वो बोल रहे हैं कि भैया क्या ये क्वोशंट हो सकता है, क्या है हमारे पास, ये है एक्स स्क्वायर माइनस वन है, क्या माइनस वन है, हाँ ठीक है जी, ओके। कैन दिस बी द क्वोशंट, अच्छा क्वोशंट बोला है, तो ये क्वोशंट तो ये है क्यू एक्स, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। चलो जी ये क्वोशंट आने वाला है। बी द क्वोशंट ऑन डिविजन ऑफ दिस पी एक्स, यानी कि इसको डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है जी, इससे डिवाइड किया जा रहा है पी एक्स को। तो ये है हमारे पास, देखो एक्स की पावर सिक्स प्लस टू एक्स की पावर लिखो यार, टू एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स माइनस वन, कुछ इस तरीके का आया, इज इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू एक्स। जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स हमारे पास एक डिग्री फाइव वाली चीज़ है। इसको मैं थोड़ा सा इधर करके लिखता हूँ ताकि आपको चीज़ें एकदम सही से दिखाई दें जैसी वो है। हमारे पास पी एक्स ये आ गया, जी एक्स ये रहा है, क्यू एक्स ये वैल्यू रही है, और होगा रिमाइंडर कुछ आएगा, मुझे नहीं पता, रिमाइंडर की तो इन्होंने बात ही नहीं करी, रिमाइंडर की तो इन्होंने बात ही नहीं करी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हमें समझना ये है कि भैया डिग्री फाइव यानी कि इसमें एक्स की पावर फाइव टाइप की एक टर्म होगी, करेक्ट। यहाँ पर जो क्वोशंट दिया हुआ है वो है हमारे पास डिग्री टू, उसमें एक्स स्क्वायर टाइप की जो टर्म आ रही है कुछ इस तरीके की आ रही है। जब भी, अब इसकी वैल्यू चाहे जो हो मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी ये मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ से हमारे पास जो चीज़ आएगी वो डिग्री सेवन वाला आने वाला है, क्योंकि एक्स की पावर फाइव यहाँ हाईएस्ट है, एक्स की पावर टू यहाँ पे हाईएस्ट है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, एक्स की पावर सेवन बन जाएगा। डिग्री सेवन का यहाँ से कुछ एक्स की टर्म आने वाली है, डिग्री सेवन का पॉलिनोमियल ये आने वाला है। रिमाइंडर की डिग्री तो छोटी होती है, तो आप ऐड वैड करोगे उससे कोई डिग्री में फर्क नहीं पड़ेगा। हाईएस्ट एक्स की पावर राइट हैंड साइड में सेवन हो रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है डिग्री, क्या है हमारे पास यहाँ पर डिग्री सिक्स ही है। डिग्री सिक्स और डिग्री सेवन कैसे बराबर हो सकते हैं, वो नहीं हो सकते। तो हमें पता चलता है यार ये चीज़ जो है ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर अगर मैं किसी डिग्री फाइव से इसे डिवाइड कर देता हूँ, एक्स की पावर फाइव वाली टाइप से डिवाइड करता हूँ, तो आपको दिखना भी चाहिए यहाँ से सिर्फ डिग्री वन का ही हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। इन्होंने डिग्री टू का क्वेश्चन निकाल करके हमको दे दिया, ठीक, तो ये गलत है, नॉट पॉसिबल। और इसका जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली यही पूछे थे कि यहाँ पे आपको बताना है, क्वेश्चन ऊपर का मैं लिख के नहीं रहा है, मतलब आगे का आपको ये बताना होता है कि इज दिस पॉसिबल, इफ यस और नो गिव रीजन। तो भैया हम बोल देंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, लिख दो यहाँ पे नॉट पॉसिबल, है ना, इसका मतलब नॉट पॉसिबल। तो इस तरीके के दोस्तों क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। रीजन क्या है, डिग्री सिक्स इज नॉट इज इक्वल टू डिग्री सेवन, बात खत्म। इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन भी लिखो अपनी कॉपी में, पूरा क्वेश्चन लिखना है, फिर आपको जितना समझ में आ रहा है उतना ही, जितने सोल्यूशन की जरूरत आपको लगता है वो भी लिखना। कॉपी में नोट्स अच्छे बनते चलने चाहिए। आज से 6 महीने बाद जब आप अपनी कॉपी पलट के देखोगे, आपको क्वेश्चन भी दिखना चाहिए, उसका आंसर भी दिखना चाहिए, और आप कुछ चीज़ें हिंदी में भी लिख सकते हो अगर आप चाहते हो हिंदी में लिखना कि भैया चीज़ें ठीक से याद रह जाए, अपने को बाद में फिर से समझ में आ जाए, तो ऐसा कर सकते हो। लिखो इसे दोस्तों, लिख लो। अब हम चलते हैं आगे। कैसा है सवाल, वॉट विल बी द क्वोशंट एंड रिमाइंडर ऑन डिविजन ऑफ दिस बाय दिस, ठीक है। हमारे पास दो पॉलिनोमियल हैं, उन दोनों को डिवाइड कर दिया गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन लिख लो कॉपी में, लिखो क्वेश्चन, लिखो लिखो लिखो, लिख लिया, हाँ जी। हमारे पास क्वोशंट एंड रिमाइंडर की वैल्यू पूछी है। जब भी कुछ ऐसा आए, तो अगर आपको लगता है यार ये तो कंफ्यूजिंग होता जा रहा है, किसे क्वेश्चन बोल दिया किसे रिमाइंडर बोल दिया, हमेशा एक काम करना, वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टाइप की जो चीज़ हम लिखते हैं ना, उसे लिख लिया करना। जैसे क्या लिखते हैं, डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी होता था, इससे हमें क्वोशंट मिला करता था, इससे हमें रिमाइंडर मिलता था। यहाँ पे डी की जगह पे मान लेते हैं पी एक्स है, और यहाँ पर इसकी जगह पर क्या है हमारे पास क्यू एक्स होता है, ठीक है। हम क्या लिख देते हैं भैया, पी एक्स
इज इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट, कोशेंट हमारे पास क्यू एक्स हो जाता है, प्लस रिमाइंडर फंक्शन इस तरीके से आर एक्स आ जाता है। चलो जी चलो जी चलो जी, हो गया। व्हाट विल बी द कोशेंट, है ना, ऑन डिविजन ऑफ दिस, पी एक्स हमारे पास है डिग्री, डिग्री क्या है, डिग्री टू, पी एक्स हमारे पास डिग्री टू है, हमने इसको डिवाइड किया है, देखो डिग्री टू वाले को, बाई दिस, ये है हमारे पास डिग्री थ्री। ओह नो, ये तो क्वेश्चन गलत हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हमारे पास जो इससे डिवाइड किया जा रहा है वो है डिग्री थ्री, करेक्ट, डिग्री थ्री होने वाला है। ओके, कभी भी दोस्तों ऐसा हो सकता है क्या डिग्री टू को मैं किसी चीज से मल्टीप्लाई करूं जो डिग्री थ्री है, भैया इसकी जो डिग्री होगी क्या होगी, कम से कम डिग्री जीरो होगी या वन होगी या टू होगी, ऐसे हो सकता है, नेगेटिव डिग्री तो कुछ होती नहीं है पॉलिनोमियल्स में। ओके, तो भैया यहाँ पर मिनिमम जो डिग्री होगी इसमें जो भी आने वाला है यार, ये डिग्री थ्री हो गया, ठीक है, डिग्री थ्री हो चुका है, फिर रिमाइंडर आप कुछ भी ऐड करते रहो, इस पूरे राइट हैंड साइड की कम से कम डिग्री थ्री आने वाली है, लेफ्ट हैंड साइड पे अपना डिग्री टू है, तो भैया ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि भैया जो कोशेंट आएगा उसको इट हैज़ टू बी ज़ीरो, है ना, कोशेंट मस्ट बी ज़ीरो, तो क्यू मस्ट बी, क्यू नहीं लिखेंगे क्यू एक्स लिखेंगे, क्यू एक्स मस्ट बी ज़ीरो, एम यू एस टी बी ज़ीरो। ओके, हमसे ये तो बचा व्हाट विल बी द कोशेंट एंड रिमाइंडर। अच्छा देखो दोस्तों, क्यू एक्स की वैल्यू तो ज़ीरो आनी ही आनी है, तो हमारे पास क्यू एक्स की वैल्यू आ गई ज़ीरो, ओके, प्लस हमारे पास यहाँ पर एक रिमाइंडर बचा होगा। अब ज़रा देखो, क्यू एक्स की वैल्यू तो ज़ीरो होनी ही पड़ेगी तभी डिग्री सही रहेगी, और जैसे ही क्यू एक्स ज़ीरो हुआ ये पूरी की पूरी टर्म अपनी गायब हो जाती है, ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दो किसी चीज़ को गायब हो जाएगा। ओके, डिग्री टू का ये जो पॉलिनोमियल है वही फिर हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है, जो हमारा पी एक्स है, देखो यहाँ से क्या लिखा हुआ है, ये पी एक्स, यही बन जाता है हमारा रिमाइंडर, करेक्ट। तो यहाँ से मैं बता दूंगा भैया हमारे पास जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, पी एक्स जिसे डिवाइड किया गया था, पी एक्स जिसे डिवाइड किया गया था, इससे डिवाइड किया गया था ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही आ गया। यहाँ पर देखो हम जब डिवाइड करते हैं क्या लिखते हैं, पी एक्स को अगर मैंने डिवाइड किया है जी एक्स से, तो हमारे पास एक क्वोशंट आया, एक रिमाइंडर आया, इसी को हम यहाँ पर इस तरीके से लिखा करते हैं। अब इसको थोड़ा फील करने की कोशिश करो, फील करवाता हूँ, देखो मान लीजिए अगर मुझे कोई बोले भैया जी अगर मुझे 5 को डिवाइड कर देना है 6 से, क्वोशंट की वैल्यू क्या आएगी, भाई जब डिवाइड करने वाला नंबर बड़ा हो जाता है तो हमारा क्वोशंट आ जाता है ज़ीरो, है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्वोशंट की वैल्यू आ जाती है ज़ीरो, और रिमाइंडर हमारे पास बचता है, वही जो नंबर है वही रिमाइंडर बच जाता है ना। सेम चीज़ यहाँ पे हुई है, जो हमारा डिवाइड करने वाला फंक्शन है, जो हमारा डिवाइड करने वाला फंक्शन है पी एक्स, ये था डिग्री टू का, और उसे डिवाइड कर दिया गया है जी एक्स से जिसकी है हमारे पास डिग्री थ्री, ये है हमारे पास डिग्री डिग्री थ्री का, और ये है हमारे पास डिग्री टू का, तो क्वोशंट की वैल्यू यहाँ पर भी जीरो होगी और जो पूरा का पूरा पी एक्स है वही रिमाइंडर आ जाएगा। दिस इज इट, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। लिख लो इसको, लिखो लिखो लिखो। अभी दोस्तों और न्यूमेरिकल होंगे ना, आपको और चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, करेक्ट। अभी तो हमने न्यूमेरिकल कुछ करा ही नहीं, कुछ सॉल्व करने के लिए यहाँ पे था ही नहीं, खाली बस बातें बातें चल रही हैं। आओ थोड़ा एग्जाम्पल करेंगे, मज़ा आएगा, थोड़ा एग्जाम्पल करेंगे, मज़ा आएगा। अब एक और क्वेश्चन लिखो, इफ़ ऑन डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स बाई ए पॉलिनोमियल जी एक्स। तो यार ये पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स इतने सारे आते हैं, देख करके थोड़ा कन्फ्यूजन होता है ना, तो कन्फ्यूज नहीं होना है अपने को, हौसला बनाए रखो दोस्तों। आओ इसको देखते हैं क्या है। इफ ऑन डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स बाई ए पॉलिनोमियल जी एक्स, चलो सबसे पहले क्वेश्चन में जितना लिखा होता है उतना लिखते जा भैया, पी एक्स को डिवाइड किया गया है जी एक्स से, हाँ है सांस फूल गई इतने समय। ओके, पी एक्स को डिवाइड किया है जी एक्स से, द क्वोशंट इज जीरो, यहाँ से हमें पता चलता है भैया एक मेरे पास क्वोशंट आने वाला है क्यू एक्स, उसकी वैल्यू जीरो है। समझ गए क्या हुआ, पिछले क्वेश्चन में जो हो रहा था वही यहाँ पर दोबारा पूछा जा रहा है। ओके,
व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ पी एक्स एंड जी एक्स? भैया कब कोशेंट की वैल्यू जीरो आती है? जब डिवाइड करने वाले की डिग्री डिवाइड होने वाले की डिग्री से बड़ी हो जाती है, तब कोशेंट की वैल्यू जीरो आती है। पिछले केस में भी हमने देखा था, तो यहाँ पे हम बोलेंगे भैया डिग्री ऑफ पी एक्स छोटी रह गई है देन डिग्री ऑफ जी एक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर जी एक्स कुछ ऐसा है एक्स क्यूब टाइप की चीज़, फॉर एग्जाम्पल पी एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर टाइप की चीज़, अगर मैं इनको इस तरीके से डिवाइड करूंगा तो दोस्तों क्या आ जाएगा? बहुत ही सिंपल सा डिवीजन है, ये एक एग्जाम्पल लिया गया है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने लिया है, ठीक है। करके देख लो, एक्स क्यूब को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर से, इससे भैया मैं किसी से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, यहाँ पे नीचे एक्स क्यूब आ जाएगा, तो डिवीजन फिर होगा ही नहीं, गड़बड़ होने लग जाएगी। यहाँ पर इसकी वैल्यू ज़ीरो होनी ही पड़ेगी, कोशेंट की वैल्यू मुझे ज़ीरो लेनी ही पड़ेगी, तो ये ज़ीरो आता है। डिनोमिनेटर में हमारे पास, सॉरी रिमाइंडर में हमारे पास एक्स स्क्वायर बच जाता है, ये आ जाता है मेरे पास क्यू एक्स जिसकी वैल्यू ज़ीरो है, रिमाइंडर आ जाता है हमारे पास आर एक्स, और यहाँ से हमें पता चलता है भैया ये इसलिए हुआ, डिवाइड करने वाले की डिग्री डिवाइड होने वाले की डिग्री से बड़ी थी, यहाँ पर डिग्री ऑफ पी एक्स छोटी रह गई, डिग्री ऑफ क्यू एक्स बड़ी रह गई, डिवाइड करने वाले की डिग्री बड़ी है, डिवाइड होने वाले की डिग्री छोटी है, तो ऐसे केस में क्वोशंट की वैल्यू जीरो आ जाती है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्रीज? हमारे पास भैया दिस इज आवर करेक्ट आंसर। आए समझ, आए समझ, आए समझ। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है। ऐसे आप छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर के भी सॉल्व करके देख सकते हो, कभी कभी एग्जाम्पल भी लेकर के सॉल्व करके देख सकते हो। सबसे सिंपल एग्जाम्पल दिया है मैंने, ये इससे सिंपल एग्जाम्पल क्या होगा? हाँ 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 हाँ। आओ दोस्तों, अगला सवाल इसे लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ और डिवीजन ऑफ नॉन जीरो पॉलिनोमियल पी एक्स बाई ए पॉलिनोमियल जी एक्स। ओके, पढ़ के बड़ा मुश्किल लगा लेकिन है बड़ा सिंपल। पहले इसको तो हम क्वेश्चन को कॉपी में लिखो, पहले क्वेश्चन को कॉपी में लिख लो, लिखो, सॉल्व करने की कोशिश करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, एक बार ट्राई करो, चलो करो इसको ट्राई, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। करें दोस्तों सॉल्व, आ जाओ। देखो, जो भी लिखा होता है क्वेश्चन में उसको पहले हम कॉपी में, ये इंग्लिश है, इंग्लिश से मैथ्स ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। लिखा है कि डिवीजन ऑफ ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल पी एक्स जो है इन्हें डिवाइड किया गया है किससे? जी एक्स से इन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है जी, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप करें। द रिमाइंडर इज जीरो। अब देखो यहाँ से दोस्तों हमारे पास दो चीज़ें आ सकती थी, आपको मालूम है, एक हमारे पास क्वोशंट आता है और एक हमारे पास रिमाइंडर आता है। पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने देखा था हमारे पास क्वोशंट की वैल्यू जीरो दे रहे थे, ठीक है। अब बोले नहीं भैया, अब की बार रिमाइंडर की वैल्यू जीरो है, तो इसका क्या मतलब होगा? ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्रीज ऑफ पी एक्स एंड जी एक्स? सबसे पहले तो इसको हम उसी फॉर्मेट में लिखेंगे जो हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, क्या बोलता है? कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी मल्टीप्लाइड बाई क्यू प्लस आर। देखो जरा यहां से बना करके, रिमाइंडर की वैल्यू तो जीरो है, रिमाइंडर तो आ ही नहीं रहा है कुछ, ठीक है। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ भैया जो डिवाइड हुआ है, यहाँ पे क्या होता था अपने पास? कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी जब होता था, है ना, तो यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू जो मैं लिख दूंगा भैया, पी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है जी एक्स, है ना, जी एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्यू एक्स प्लस आर एक्स, और यहाँ पर जो रिमाइंडर है इसकी वैल्यू हमें ज़ीरो दी हुई है, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। तो मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्यू एक्स, ठीक। अब दोस्तों ज़रा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर मान लो मैंने ऐसा लिखा होता है यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 2 into 3, पहली चीज तो ये आप बोलते कि भैया 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6, ऐसे बोल देते, बोलते, करेक्ट। सेम चीज यहां पर हो गई है, पी एक्स लिखा हुआ है जी एक्स इंटू क्यू एक्स, सेम चीज यहां पर भी हम क्या बोल देंगे? जी एक्स एंड क्यू एक्स आर फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। तो यहाँ पे
एक ऑब्जर्वेशन जो मैं देखता हूँ वो मैं बोल दूंगा भैया, अब जी एक्स एंड क्यू एक्स आर फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। पहली ऑब्जर्वेशन तो ये, अगर रिमाइंडर जीरो आता है तभी ऐसा होता है, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर कुछ ऐसा हो जाता दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता भैया, 7 को अगर मैं डिवाइड कर देता, 7 को मैंने डिवाइड कर दिया मान लो 3 से, तो मैं क्या लिखता यहाँ से आता मेरे को पास 7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय, अरे पेन चलना क्यों बंद है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 होता। अब यहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं है, अब मैं नहीं बोल सकता 3 and 2 आर फैक्टर ऑफ 7, करेक्ट, अब मैं नहीं बोल सकता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि रिमाइंडर की वैल्यू जीरो है मैं ऐसा बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये खाली समझाने के लिए आपको चीज़ें लिखी गई हैं, खाली समझाने के लिए आपको चीज़ें लिखी गई हैं। ओके, क्या हमसे फैक्टर्स और ये सब चीज़ें पूछी थी? नहीं, हमसे तो डिग्री के बारे में कमेंट कर रहा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री ऑफ पी एक्स। अच्छा, ओके ओके, और यहाँ पर अब पी एक्स की कुछ डिग्री होगी, क्यू एक्स की कुछ डिग्री होगी, जी एक्स की कुछ डिग्री होगी, इन तीनों की कुछ कुछ डिग्रीज है। अच्छा, इन दोनों की डिग्री जब ये मल्टीप्लाई होते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास है डिग्री 3 का, मान लीजिए ये हमारे पास है डिग्री 2 का, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी डिग्री 5, डिग्रीज ऐड होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सबसे बड़ी जो हमारे पास टर्म है एक्स की, वो है कुछ एक्स क्यूब टाइप की, यहाँ पर कुछ है टर्म एक्स स्क्वायर टाइप की, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इधर हाईएस्ट ऑर्डर टर्म क्या जाएगी? एक्स की पावर 5। तो इसलिए हम बोलते हैं भैया डिग्री 3 डिग्री 2 जब मल्टीप्लाई हुए तो डिग्री 5 की चीज़ आ गई। ठीक है, इस तरीके से बोला जाता है। तो सेम चीज़ दोस्तों हम यहाँ पर बोल सकते हैं। ओके, तो अब मैं लिख सकता हूँ डिग्री ऑफ पी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स प्लस डिग्री ऑफ हमारे पास आ जाता है क्यू एक्स। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत सिंपल। ओके, अब हमारे पास किसके किसके बीच में पूछा है? पी एक्स एंड जी एक्स। देखो दोस्तों, पी एक्स और जी एक्स की डिग्री के बारे में पूछा है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स। क्यू एक्स की डिग्री क्या क्या हो सकती है? क्यू एक्स की डिग्री मैं बताता हूँ आपको क्या हो सकती है। क्यू एक्स की डिग्री जीरो भी हो सकती है ना, इसकी डिग्री जो हो सकती है वो जीरो हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी इसकी डिग्री हो सकती है, मुझे नहीं पता। ओके, लेकिन अगर इसकी डिग्री जीरो हो गई तो इन दोनों की डिग्रीज बराबर हो जाएंगी। अगर इसकी डिग्री 1 हुई, किस्मत से कुछ भी नंबर्स हो सकता है ना, कुछ भी पॉलिनोमियल हो सकता है, अगर इसकी डिग्री 1 हुई तो जी एक्स की डिग्री इससे छोटी रह जाएगी, करेक्ट। तो यहां से मैं बोल सकता हूं भैया, यहां से मैं बोल सकता हूं डिग्री ऑफ पी एक्स, डिग्री ऑफ पी एक्स इज मोर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स। अगर ऐड कर देता दोनों का तो एग्जैक्टली बराबर हो जाते। अब मैंने इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, ठीक है, तो मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। तो इन दोनों में से तो भैया ये वाला बड़ा हो सकता है, इन दोनों में से ये वाला बड़ा होगा क्योंकि ये दोनों मिलकर के इसके बराबर थे। अब ये वाले को मैंने हटा दिया तो ऑब्वियसली यार ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना, बड़ा हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि बड़ा हो, क्योंकि हो सकता है इसकी डिग्री की वैल्यू जीरो हो रही हो, तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो हमारे पास कुछ ऐसा आंसर रहता है, डिग्री ऑफ पी एक्स इज मोर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स। बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल था, लिख लो इसको। ये हमारी ऑब्जर्वेशन नंबर 2 हो गई। यहाँ से जब हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू जीरो थी, हमने 2 ऑब्जर्वेशन कर ली। क्या हमें ये रटने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं यार, ये हमें समझने की ज़रूरत है। ऑलराइट ऑलराइट, लिख लो इसको। थोड़ा सा मैं ऊपर सरका देता हूँ इसको, थोड़ा सा ऊपर से सरका दिया जाए। ओके, लिखो दोस्तों, एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। बहुत सारे क्वेश्चन है आज, बहुत क्वेश्चन है, मजा आ रहा है। कैन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओए होए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी देखो डिग्री 2 वाला है, हैव इक्वल जीरोस फॉर सम ऑड इंटीजर के मोर देन 1। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। हा 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 हा, मजा आने वाला है। कैन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबसे पहले तो पॉलिनोमियल लिख देंगे दोस्तों, एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस के। इसके 2 जीरोस होते हैं, मुझे मालूम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के 2 जीरोस होते हैं। उनने बोला है कि कैन हैव इक्वल जीरोस।
इक्वल जीरोस मतलब इसके दो जीरोस होते तो मैं लिख देता भैया यहाँ अल्फा और बीटा होते, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, उसके इक्वल जीरोस हैं। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा फॉर सम ऑड इंटीजर के मोर देन वन। के की वैल्यू क्या है? के इज इक्वल टू ऑड एंड के इज मोर देन वन। दोस्तों इसको कैसे अप्रोच करोगे? बहुत जबरदस्त सवाल है। एक बार क्वेश्चन को कॉपी में लिखो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर सोल्यूशन देखेंगे। तो भैया वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। हुआ सॉल्व। यार ये बहुत अच्छा सवाल है, स्टार मार्क कर लेना पहले तो इस क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया सवाल है। आओ दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। हमें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की दो ही चीज़ें पता है, जब भी आता है हम क्या लिखते हैं? सम ऑफ जीरोस। आओ दोस्तों, सम ऑफ जीरोस हमें यहाँ से कुछ पता चलता है और यहाँ से कुछ पता चलता है, दोनों सेम होने चाहिए। सम ऑफ जीरोस तो सेम ही रहने वाला है। अच्छा जी, सम ऑफ जीरोस यहाँ से मुझे क्या पता चलता है? उसकी वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर बी की जगह क्या रखा हुआ है? के, तो इसकी वैल्यू आती है माइनस के। करेक्ट, माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? वन। ठीक है, इसका कोफिशिएंट तो वन है। ओके, यहाँ से सम ऑफ जीरोस की जो वैल्यू आने वाली है, यहाँ से सम ऑफ जीरोस की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है अल्फा प्लस अल्फा। तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ पूरा, माइनस के अपॉन वन इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा। इसी को अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूँ तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है भैया के इज इक्वल टू -2 अल्फा। इक्वेशन नंबर वन हमारे पास ये आ गई। कितने लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, अभी तक तो हमने कुछ किया भी नहीं। बेसिक सी चीज़ लिखी है सम ऑफ जीरो। अब दूसरी बेसिक चीज़ लिख देंगे भैया, हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलो जी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं। यहां से देख के मुझे पता चलता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो की अगर बात करें तो वो होता है के डिवाइडेड बाय वन आ जाएगा यहाँ पे ना। सी बाई ए होता है, सी की जगह के लिखा है, तो इसकी वैल्यू आती है भैया के डिवाइडेड बाय वन, या के ही लिख दो यार। के इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आ जाती है? अल्फा का स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन नंबर टू। अजीब सी इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करें इनको? निकालना क्या है? अल्फा निकालना है कि के निकालना है? निकालना क्या है? अल्फा निकालना है कि निकालना है? अल्फा तो डेफिनेटली नहीं निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन ने अल्फा वेल्फा कुछ पूछा नहीं है, के बारे में बात करी है। तो यहाँ से मैं देखना चाहता हूँ कि अल्फा तो कुछ भी हो सकता है ना। उसने बोला कि इक्वल जीरोस है, क्या है जीरो? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ नहीं बताया। चलो जी, थोड़ा दिमाग लगाते हैं यहाँ से। यार मैं यहाँ से लिख सकता हूँ के, या फिर एक काम करें यहाँ से, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ के। ये वैल्यू आ जाती है यहाँ से। प्लस माइनस क्यों लिया दोस्तों? क्योंकि अभी यहाँ पर चीज़ें थोड़ा गड़बड़ होने वाली हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, जब भी किसी चीज़ का अंडर रूट करते हैं वो वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ओके जी, ओके जी, ओके जी। आओ दोस्तों, ये जो वैल्यू आई है इसको आप कर दो पुट इन वन। आप उल्टा भी कर सकते थे, अल्फा की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें भी रख सकते थे। ठीक है, आई थिंक वो आपको शायद ज़्यादा इजी पड़ता। दोनों से आंसर सेम आएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले वाला ही कर देता हूँ फिर। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन से मुझे पता चलता है, इक्वेशन नंबर वन से मुझे पता चलता है अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन -2, और मैं इसे कर देता हूँ पुट इन इक्वेशन नंबर टू। ठीक है जी, यहाँ से देखो अल्फा की वैल्यू आई थी के अपॉन -2, के अपॉन -2, उससे अब इक्वेशन नंबर टू में रख देंगे। तो के की जो वैल्यू जाती है, के इज इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाता है के स्क्वायर अपॉन 4। के इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन 4, के इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? दोस्तों यहाँ से मुझे पता चल रहा है के की दो वैल्यूज आएंगी। एक वैल्यू हो सकती है के की वैल्यू हो सकती है ज़ीरो। देखो के की वैल्यू मैं ज़ीरो डाल सकता हूँ। ठीक है, तो एक वैल्यू होगी भैया के की वैल्यू या तो मैं ज़ीरो रख दूँ, ओके, या फिर दूसरी वैल्यू होगी के की वैल्यू मैं 4 रख दूँ। करेक्ट, के की वैल्यू 4 रख दूँ तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। अब आप बोलोगे ये आप कैसे कर रहे हो, तो चलो ठीक है, ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल मैंने किया अभी, लेकिन इसको सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका होता है। आओ उसको भी करके देखते हैं। पहले तो आपको ये समझ में आया यहाँ से ही हमने
सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से दो इक्वेशन निकाली। दो इक्वेशन में अल्फा हमारे किसी काम का नहीं था, तो हमने अल्फा को उठा करके दूसरे में सब्सटीट्यूट कर दिया, हमारे पास ये सिंपल सी इक्वेशन आ गई। मैंने हिट एंड ट्रायल से दो सोल्यूशन निकाले। आप बोलोगे कि ये कैसे आ रहा है, आओ दोस्तों इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ से 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाता है मेरे पास 4k इज इक्वल टू के स्क्वायर। आप बोलोगे यहाँ से k को k से एक कट कर दो, लेकिन जब भी हम ऐसा करते हैं तो उसमें एक सोल्यूशन एलिमिनेट हो जाता है। वो सोल्यूशन होता है k इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि k की वैल्यू जीरो रखते ही तो सेटिस्फाई हो रहे थे, तो जीरो इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन ये है हमारे पास, करेक्ट। तो इसीलिए जीरो का लेना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप ये करोगे तो 4 इज इक्वल टू के बचता है, तो यहाँ से हमारे पास दूसरा सोल्यूशन 4 आता है, यहाँ से हमारे पास एक सोल्यूशन 0 आ जाता है। इस तरीके से दो सोल्यूशन आते हैं। नहीं करना इस तरीके से, आओ दोस्तों फिर भी मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के लिखा था, तो आप इसको सबको एक तरफ ले आओ, के स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सीधे फैक्टराइज हो रहा है, k मल्टीप्लाइड बाई k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो केसेस बनते हैं, आइदर k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब k इज इक्वल टू 4। देखो दो ही जीरो आए हैं, कैसे भी कर लो यार, दो जीरो आते हैं इसके भी, ठीक है। k की दो वैल्यूज आने वाली हैं, k की दो वैल्यूज आने वाली हैं जब ये पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेम अल्फा रखने वाला है, सेम रूट्स रखने वाला है। ओके ओके, कैन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव इक्वल जीरोस? यस इट कैन फॉर सम ऑड इंटीजर के मोर देन वन। अच्छा देखो, अब इन्होंने ये क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दी, ये यहाँ पर अब मैथ्स का सवाल नहीं बचा, अभी इंग्लिश का सवाल हो गया है। के की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये हमारे काम का नहीं है। के की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए थी, 0 नहीं हो सकती। के की वैल्यू ऑड होगी, ये इवन है, ठीक है, ये इवन है, तो ये भी नहीं हो सकता। हमको अगर k की वैल्यू में 0 लेता तो इसके इक्वल रूट्स आ रहे थे, k की वैल्यू में 4 लेता तो इसके इक्वल जीरोज आ रहे थे। ना ये लेने दे रहे हैं ना ये लेने दे रहे हैं, तो मतलब मैं k की बाकी कुछ भी वैल्यू लेता रहूं फिर इसके इक्वल जीरो तो नहीं आने वाले, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, इसको लिखोगे कैसे, यहाँ पर वहीं लिख दो यार, इसको लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तो इसको मैं साइड ले रहा हूँ और लिखूंगा टू इसको लिखना ज़रूरी है। कैसे लिखोगे, सिंस k is more than 1 and odd, it can not be 0 और 4। दिस implies ये जो भी हमारा पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस के कैन नॉट हैव इक्वल जीरोस। दोस्तों मैथ्स में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना सब कुछ नहीं होता, उसको लिखना सही तरीके से वो भी अपने को ज़रूरी होता है। तो दोस्तों जैसा क्वेश्चन पूछता है हमें उसी से मिलता जुलता आंसर लिखना होता है, ठीक है। हमने देखा कि हमें अगर इसके इक्वल जीरोस चाहिए तो के की कुछ वैल्यूज होनी चाहिए, के या तो 0 रखना चाहिए या फिर 4 रखना चाहिए। क्वेश्चन ने मना किया, क्वेश्चन ने बोल दिया कि भैया के 1 से बड़ा है और ऑड है, इसका मतलब कि 0 और 4 नहीं हो सकता, और 0 और 4 नहीं हो सकता इसका मतलब इसके इक्वल जीरोस नहीं आ सकते। बात खत्म, हमारा आंसर आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है। लिख लो, लिखें इसे, लिख लें, एंड हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है आज, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो क्वेश्चन आपको लिखना है फिर साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक काम करो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, शायद मैंने पढ़ा तो नहीं, अभी देखेंगे। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिखो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। करें सॉल्व। देखो
है क्या, पहले तो पढ़ लें थोड़ा। आधा घंटा हो गया अपने को क्वेश्चन करते करते, थोड़ा थोड़ा आराम से ब्रेक भी लेंगे बीच बीच में। ओके, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, बताना है क्यों। इफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर बोथ पॉजिटिव देन ए बी एंड सी आर ऑल हैव द सेम साइन। यार ये इतना लल्लू सवाल है ना, पूछो मत। हमारे पास मान लो एक पॉलिनोमियल है, क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। ओके, जीरोज आर बोथ पॉजिटिव, इसके जो दोनों जीरोज हैं वो है अल्फा बीटा, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। तो दोस्तों सम ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, सम ऑफ जीरो हो जाता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। दोस्तों ये भी हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव। अल्फा प्लस बीटा यहां से कितना आता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। अब दोस्तों माइनस बी अपॉन ए पॉजिटिव आना है, तो यानी कि बी अपॉन ए है ना, यहां से पता चलता है बी अपॉन ए इज इक्वल टू नेगेटिव, तभी तो माइनस बी अपॉन ए पॉजिटिव होगा। बी अपॉन ए नेगेटिव तब है, यानी कि बी एंड ए हैव ऑपोजिट साइन। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। बी और ए के ऑपोजिट साइन होने ही पड़ेंगे। फिर से देखो, सम ऑफ जीरो करते हैं तो क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं भैया, सम ऑफ जीरो पॉजिटिव आना चाहिए था। इक्वेशन से देखते हैं तो सम ऑफ जीरो की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए थी, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। माइनस बी अपॉन ए को पॉजिटिव होना है, यानी कि बी अपॉन ए को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव होगा। बी अपॉन ए को नेगेटिव होना है, यानी कि बी और ए का ऑपोजिट साइन होगा, तभी ये पॉसिबल है। अगर बी पॉजिटिव है तो ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव, यानी कि ए और बी के तो ऑपोजिट साइन है। पक्की बात, पक्की बात, पक्की बात। क्वेश्चन में क्या लिखा है, अगर जीरोस पॉजिटिव है, ए बी सी ऑल हैव द सेम साइन। अरे भैया ए और बी का तो नहीं है, तो ये हो गया अपने पास फॉल्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल। इस फॉल्स को मैं यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे इसका मतलब फॉल्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। क्या आप तैयार हैं अगले सवाल के लिए? अगला सवाल भी वैसे ही कुछ है क्या। इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट देन इट कैन नॉट बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दोस्तों ये थोड़ा सा मैं आपको से सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं आपको खुद बता दूं, ये थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसका ग्राफ या तो ऐसा होता है, या तो ऐसा होता है, या फिर कुछ ऐसे होते हैं, मतलब पैराबोला होते हैं ऊपर नीचे वाले। हम बोलते हैं या तो इसने इंटरसेक्ट ही नहीं किया, इंटरसेक्ट किया तो दो जगह इंटरसेक्ट कर दिया, इंटरसेक्ट किया तो दो जगह इंटरसेक्ट कर दिया, और फिर जो तीसरा वाला होता है हम उसको क्या बोल देते थे कि यार मान लो एक ऐसी कैटेगरी भी पॉसिबल है जब हमारे पास मात्र टच करके निकल जाए। ठीक है, हम क्या बोलते थे भैया, इसने टच कर दिया है। क्वेश्चन ने टच नहीं बोला, क्वेश्चन ने पूछा है कि ग्राफ इंटरसेक्ट्स। अब यार ये टेक्निकल बात हो गई, इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है। टच को भी दोस्तों मैं मान लेता हूं इंटरसेक्ट। ठीक है, अगर टच और इंटरसेक्ट दोनों शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किए होते तो मैं समझ जाता, हाँ भाई क्वेश्चन समझदार है, वो टच और इंटरसेक्ट को अलग अलग लेके चलता है। लेकिन इन्होंने टच का जिक्र कहीं नहीं किया, तो मैं बोल दूंगा कि यार टच और इंटरसेक्ट आर द सेम थिंग। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि यार हाँ भैया, एक बार इंटरसेक्ट किया तो भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है। तो यहाँ पर इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट इट कैन नॉट बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हो जाता है हमारे पास दोस्तों फॉल्स। टच को भी इंटरसेक्ट बोल सकते हैं, ये यहाँ पे मैं चुन्ना सा लिख दूंगा, आप भी लिख लो अपने पास। टच को भी इंटरसेक्ट बोला बोला जा सकता है। और दोस्तों मेरे को मालूम है ये फालतू की बात है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे करके एक इमोजी बना दूंगा। है, ये कैसा इमोजी बना है? अच्छा बनाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये वो उसके पानी निकल जाता है ना आंखों से हंस के, ये वो वाला है। भगवान जाने क्या बन गया, पर कुछ तो बन गया। तुम भी बनाओ कॉपी में अपनी, बनाओ। आज ड्राइंग स्किल्स हो रही हैं, सिर्फ ग्राफ नहीं बनाएंगे, इमोजी बनाएंगे। लिखो इसको, लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन।
If the graph of a polynomial intersects the x-axis at exactly 2 points, it need not to be a quadratic polynomial. अच्छा सवाल है, लिखो इस क्वेश्चन को लिखो पहले और लगाओ दिमाग जरा, लगाओ जरा दिमाग, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रू। मैं बताना ही भूल गया, हम ट्रू फॉल्स पे आ चुके हैं, हमें ट्रू और फॉल्स करना है अभी। देखो यार क्या होता है, हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास अगर कोई ग्राफ है वो एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, अब की बात तो इंटरसेक्ट बोल दिया है। तो मान लीजिए कोई ग्राफ इस तरीके का है, तो हाँ दिस इज क्वाड्रेटिक, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना इकलौता यही ग्राफ हो, ग्राफ तो बधेरे तरीके के होते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए अगर मैं कोई ऐसा ग्राफ होता मेरा, अब ये पैराबोला तो नहीं है, ये पैराबोला तो नहीं है, पर इसने कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट किया है, 2 जगह पे किया है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है, मतलब ये पैराबोला नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हो जाता है इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स इट नीड नॉट टू बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट्स ट्रू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ है, ग्राफ इज नॉट पैराबोला, पैराबोला नहीं है इसका मतलब नॉट क्वाड्रेटिक। मैथ्स में दोस्तों कैसे आंसर लिखना है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम ऐसे डायरेक्टली कुछ नहीं लिख सकते, हम बोलेंगे भैया ये ग्राफ है, ये पैराबोला नहीं है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है, जो लिखा गया है, वो स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, ये है इसलिए ये है, इसलिए ये है, इसलिए ये है। तो इसीलिए अब आप बोल रहे हो कि ये मैं क्या ही लिखूं यार, इसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन आपकी लॉजिक की सीक्वेंस बनाने की जो कैपेबिलिटी है ना, वो आज आप ये थोड़े थोड़े से लिखोगे तभी तो डेवलप होएगी, ऐसी थोड़ी हो जाती है ना। तो प्रैक्टिस लगती है यहाँ पे, तो लिख लिया करो हर एक क्वेश्चन में, कोशिश करो कि हम लॉजिकली आंसर को दें। कोई नहीं आ रहा आपकी कॉपी चेक करने, कोई नहीं आ रहा अभी आपकी ये वाली कॉपी को देखने, लेकिन आप तो देख रहे हो और ये सीखोगे तो आगे आप फ्यूचर में कहीं जाओगे, हैं भैया व्लॉगिंग कर रहे हैं, 10 लोगों के साथ ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, बिग बॉस में चले गए, वहाँ पर लॉजिक देना पड़ता है, फिर कंक्लूड करना पड़ता है, इसके कारण ये होता है, इसके कारण ये होता है, इसके कारण ये होता है, ओ तूने उस दिन ऐसा किया था, इसका मतलब ये है, इसका मतलब तू ऐसा है। तो ये जो मतलबें बनाए जा रहे हो आप, वही तो यहाँ पे भी कर रहे हैं ना यार। तो करो, थोड़ा थोड़ा लिख लो, है क्या पता आप लॉयर बनना चाहो तो उस केस में भी ये काम आने वाला है। तो काम ये सब जगह आएगा, लिखो इसको। और अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या पे से ग्राफ है क्या, इफ टू ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल आर जीरो। ओए होए, क्या सवाल है, क्या सवाल है, इतना सिंपल सवाल है, आहा। क्यूबिक का आ गया दोस्तों। पहले आप क्वेश्चन को लिखेंगे अपनी कॉपी में, उसके बाद वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका तो हम कोफिशिएंट जो कंपेयर करते हैं ना, मान लो हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है पी एक्स, अरे यार पी एक्स, इसकी वैल्यू है भैया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, फिर इसके कुछ ज़ीरोज़ होते हैं, क्या होते हैं भैया, अल्फ़ा होता है, क्या होता है, बीटा होता है, फिर हमारे पास गामा होता है, फिर आप इन तीनों के वो रिलेशन होते हैं उसको कंपेयर करो, ये सब चीज़ें करो, कर सकते हो, कोई मना ही नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे दूसरी अप्रोच भी लगा सकते हैं। दूसरी अप्रोच बहुत छोटी है इसलिए बता रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही छोटी है वो। अरे भैया हमें पॉलिनोमियल्स बनाना भी तो आता है। हम बोलते हैं भैया हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, यही पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आ जाती होती है के तो कांस्टेंट हम सबसे मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। फिर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे कर देते थे भैया एक्स माइनस अल्फ़ा, फिर हम लिखते थे एक्स माइनस बीटा, और फिर हम लिखते थे एक्स माइनस गामा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो भैया 3 जीरो से अल्फ़ा बीटा गामा, एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे आप अल्फ़ा बीटा या गामा कुछ भी रख दो, इनमें से कोई ना कोई एक जीरो हो जाता था, इसलिए पॉलिनोमियल जीरो हो जाता था। तो हम बोलते थे भाई अल्फ़ा बीटा गामा इसके जीरोस हैं, ऐसे ही बनाया जाता था। क्वेश्चन इतना सिंपल है, क्वेश्चन ने कह दिया 2 जीरोस तो खुद जीरोस है ना, 2 ऑफ द जीरोस आर जीरो। तो अल्फा और बीटा या बीटा और गामा इनमें से किसी को भी 2 को आप जीरो मान लो, चलो जी आओ जीरो मान लेते हैं। तो हमारे पास अब की बार जो पॉलिनोमियल आ जाता है उसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो दोस्तों के तो हम रखते ही हैं,
फिर मैं यहाँ पे x माइनस अल्फ़ा ले लेता हूँ, अल्फ़ा को मैं नहीं छोड़ना चाहता। बाकी बीटा और गामा को ज़ीरो कर देंगे तो ये बचता है हमारे पास x और ये बचता है हमारे पास x। तो यहाँ से हमारे पास जो पॉलिनोमियल आ जाएगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है k। देखो दोस्तों क्या हो रहा है, ये एक्स स्क्वेयर हो गया है ना, ये है x माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई एक्स का स्क्वेयर। इसकी वैल्यू आ जाती है k एक्स क्यूब। देखो यहाँ पे k एक्स क्यूब माइनस k अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर। ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ चुका है। के की जितनी चाहे आप वैल्यू ले सकते हो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती हैं यहाँ पे। लेट्स से, ठीक है, लेट्स टेक, से नहीं, लेट्स टेक के इज इक्वल टू 1, सिंप्लिसिटी के लिए ले लिया, ठीक है। यहाँ से आ जाता है हमारे पास पी एक्स जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। अब देखो ऑप्शन क्या है, देन इट डज नॉट हैव लीनियर एंड कांस्टेंट टर्म। लीनियर टर्म ये होती है, कांस्टेंट टर्म ये होती है, ये दोनों नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। इसका मतलब ट्रू हो गया हमारे पास स्टेटमेंट, है ना, हमारे पास नो लीनियर टर्म, तो इसका मतलब ट्रू तो हमारे पास ये हो ही गया है स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं लिख दो यार ट्रू, ट्रू लिख दो, नो लीनियर टर्म, नो कांस्टेंट टर्म, इसका मतलब ट्रू, ठीक है। यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व करते, इस तरीके से अगर मैं सॉल्व करने जाता, मुझे पता है दोस्तों यहाँ पे अल्फा बीटा गामा जो होता है वो होता है, देखो ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, प्लस माइनस, माइनस डी अपॉन ए होता है। क्योंकि अल्फा बीटा गामा में दो वैल्यू ज़ीरो हैं तो इसकी वैल्यू आने वाली है ज़ीरो। यहाँ से पता चल जाता है मुझे यार डी की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो, इसका मतलब नो कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म इसमें आ ही नहीं सकती, कांस्टेंट टर्म इसमें आ ही नहीं सकती। चलो जी, फिर उसके बाद में आता हूँ यार सी वाली टर्म की। अगर मैं बात करूँ, मेरे पास होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होता है हमारे पास सी बाय ए, ये होता है हमारे पास सी बाय ए। अच्छा, दो ज़ीरोज़ की वैल्यू ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, सब ज़ीरो हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू भी ज़ीरो आने वाली है ना। कोई से भी दो ज़ीरोज़ की वैल्यू ज़ीरो है तो आप देख लो यार इनमें सबको ज़ीरो होना ही पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है भैया सी की वैल्यू भी ज़ीरो है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ नो लीनियर टर्म। अब देखो मैंने लिखा कोई कांस्टेंट टर्म नहीं, कोई लीनियर टर्म नहीं, इसका मतलब स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो इस तरीके से अपन आंसर को लिखेंगे। दोनों मेथड हैं, दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा मेथड, मेथड नंबर 1, ये था हमारा मेथड नंबर 2। किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट, 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 करेक्ट। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, लिख लो इसे। बहुत ज़्यादा नहीं घूमता रहता मैं स्क्रीन के उधर भागता रहता हूँ, थोड़ा कम किया जाए इसको। नहीं करेंगे, एक्सरसाइज हो रही है मेरी। चलो लिखो, व्हाट्सअप व्हाट्सअप, इतना लंबा क्यों है भाई ये एक्सरसाइज इतनी लंबी क्यों है। इफ ऑल द zeros of a cubic polynomial are negative, then all the coefficients and the constant terms of the polynomial have the same sign। बहुत अच्छा सवाल है ये, देख के लग रहा है सारे के सारे नेगेटिव हैं फिर भी हमारी टर्म सारी पॉजिटिव आ रही। अरे भाई 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 क्या चल रहा है ये, बहुत अच्छा सवाल है। इसको भी दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप, लेकिन अब की बात दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो पहले और खुद से क्वेश्चन को लिखना कॉपी पर, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। दोस्तों इसको भी दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका सिंपल वाला, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, तुम बोलोगे यार ये क्या है ये क्या है। चलो, हमारे पास अगर कोई पॉलिनोमियल हमें बनाना है जिसके तीन जीरोस होते हैं, अब की बार हम मेकिंग द पॉलिनोमियल वाली अप्रोच से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आ जाओ पॉलिनोमियल बनाया जाए। मान लो मुझे एक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके तीन जीरोस हैं अल्फा बीटा गामा। तो कैसे बनाया जाता है, इसको मैं लिखता हूँ, के से तो हम मल्टीप्लाई कर ही दे देते हैं, फिर क्या लिख देते हैं एक्स माइनस अल्फा,
फिर हम क्या लिख देते हैं एक्स माइनस बीटा, फिर हम क्या लिख देते हैं एक्स माइनस गामा। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल है, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, अब एक बात बताओ, अल्फा बीटा गामा सब सब नेगेटिव है। ठीक है, जैसे इसकी वैल्यू अल्फा की वैल्यू रही होगी, लेट्स से फॉर एग्जांपल -2 ले ली। अच्छा, ये -2 है अल्फा, यहाँ पहले से माइनस लगा है, तो ये पूरा का पूरा फिर मेरे पास x+2 नहीं बन जाएगा? बन जाएगा, करेक्ट। ओके, यहाँ पर भी मान लो बीटा की वैल्यू -4 थी, कोई नेगेटिव वैल्यू लेनी है ना, नेगेटिव रूट है, -4 थी, तो ये हमारे पास x+4 नहीं हो जाएगा? सिमिलरली अगर गामा की वैल्यू -6 ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये मेरे पास x+6 नहीं हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में भी तो एक माइनस है, उसके बाद जीरोस खुद नेगेटिव है, सब पॉजिटिव हो गए। अब आप मेरे को बता दो, ये जो भी आएगा पूरा का पूरा पॉजिटिव नहीं आएगा? मतलब हर एक टर्म पॉजिटिव नहीं आएगी, हर एक टर्म यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, और फिर k से मल्टीप्लाई है, तो भैया जितने भी कोफिशिएंट आने वाले हैं सब के सब सेम साइन के आएंगे। अगर k नेगेटिव है, k को हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, -5 ले दिया तो सारे नेगेटिव हो जाएंगे, या फिर सारे पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन सबका सेम साइन यहाँ पर रहने वाला है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा तरीका हो गया दोस्तों हमारे पास देखने का, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिखाया था, तो इसको मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल है ये। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल से ना जाए फिर भी हम यहाँ से सॉल्व करें, तो देखो दोस्तों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, k को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, x³ आता है मेरे पास। अब मैं आपको बता रहा हूँ, हम जब भी फॉर्मेशन करते हैं किस तरीके से लिखते हैं, x³ माइनस होता है मेरे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स x² प्लस होता है मेरे पास, अब दो दो के करके लेंगे है ना, तो वो होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा टाइम्स x, फिर आता है माइनस फिर से अल्फा बीटा गामा। ठीक 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 ठीक, इसी चीज को मैं ये लिख सकता हूं पूरा का पूरा। ये तो मैंने मात्र एक एग्जाम्पल आपको दिखा दिया, इस एग्जाम्पल को एक अलग कलर दे दिया जाए, कैसा कलर है ये? अरे अरे अरे, ये कैसा कलर हो रहा है? हाँ अभी ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास सारे के सारे नेगेटिव हैं, तो यार ये तीनों ऐड करोगे, तीनों नेगेटिव को, ये भी नेगेटिव होगा, फिर आगे माइनस मल्टीप्लाई है, तो मैं बोल सकता हूँ ये पॉजिटिव रहेगा। पूरे के नीचे डंडी मत खींचो, सिर्फ हम कोफिशिएंट वाली टर्म की बात कर रहे हैं, x² को मत बोलो, x³ को मत बोलो। अगर मैं इस कोफिशिएंट की बात करूँ, ये पॉजिटिव आएगा, x का कोफिशिएंट पहले ही 1 है जो पॉजिटिव है। यहाँ पर देखो, ये दोनों नेगेटिव हैं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, ये भी पॉजिटिव हो गए, ये भी पॉजिटिव हो गए, सब मिलके पॉजिटिव हो रहे हैं और बाहर भी पॉजिटिव है, तो ये पूरी टर्म हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी। और यहाँ पे देखो, अल्फा बीटा गामा 3 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव को, तो फिर से नेगेटिव आ जाता है। देखो, 2 नेगेटिव को मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तीसरा फिर से नेगेटिव है, फिर नेगेटिव कर देगा, और फिर साइन भी नेगेटिव का लगा है, तो ये सब चीज़ें मिल करके फिर से पॉजिटिव हो जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखो, इस तरीके से आप लिख सकते हो, भैया सब पॉजिटिव हैं, सब पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ऑल विल हैव, ऑल विल हैव, ऑल विल क्या, ऑल क्या होता है, ऑल हु, ऑल टर्म्स will have the sign of k, k पॉजिटिव है तो सारी टर्म पॉजिटिव, k नेगेटिव है सारी टर्म नेगेटिव, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा इसमें ऑल विल हैव सेम साइन। इसका मतलब क्या लिखा, ये ट्रू और फॉल्स था ना, तो ये हो जाता है हमारे पास ट्रू, ये हो जाता है हमारे पास ट्रू। बहुत अच्छा सवाल था, इफ ऑल द जीरोज आर द सेम साइन। ठीक, दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड कुछ भी नहीं है, आप वहाँ पर टर्म्स को कंपेयर करते हो। हमारे पास जैसे अल्फ़ा बीटा गामा, वहाँ पे आप बेसिकली डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे होते हो। ठीक है, डायरेक्ट कंपैरिजन करोगे तो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आती है, वहाँ पे आप लिखोगे -d/a। ठीक है, फिर आप लिखोगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a। यहाँ पे आप बोलोगे भैया सब सेम आ रहे हैं, सबकी साइन ए का साइन है, इस तरीके से सेम चीज़ आप कर सकते हो। जो यहाँ किया गया है वही चीज़ वहाँ भी हो जाएगी, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 2 मेथड हो गए। बहुत अच्छा सवाल था ये,
बहुत ही अच्छा, हमको देख के लगता है यार नेगेटिव नेगेटिव था ये, फिर फॉर्मूले में कभी नेगेटिव आता है, कभी पॉजिटिव आता है, कभी नेगेटिव आता है, तो हम सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, सारे के सारे सेम साइन किया जाए, फॉर्मूले में कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव है, यहाँ वाले फॉर्मूले में कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव है, लेकिन एक्चुअल आंसर इज वो सब कैंसिल आउट हो जाते हैं, सब पॉजिटिव हो जाते हैं। तो लिखो इसे, लिखो, अच्छा सवाल। और अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज इफ ऑल द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। यार ये वाले क्वेश्चन मेरे को बहुत नापसंद है। क्यों नापसंद है? क्योंकि ये जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, उसकी जगह उसी का घुमा फिरा करके कुछ कुछ लिख देते हैं, तो आधे स्टूडेंट्स तो यहीं से मिस्टेक करके गलत हो जाते हैं। ठीक है, पर उन्होंने सवाल दिया और मैं ज्यूम कर रहा हूँ आप उन आधों में से नहीं हो, अपन साथ में कर रहे हैं, तो भैया क्वेश्चन को कॉपी में लिखें, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। और दोस्तों से सॉल्व करते हैं। इसमें इन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म से अलग कर दिया, लेकिन उसकी वजह से पता है हमारा काम बहुत आसान हो रहा है। क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि इन्होंने एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 1 कर दिया। तो आप याद होगा आपको, जब भी हम कोफिशिएंट कंपेयर करने बैठते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जैसे ऐसे नहीं होता अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका जो कोफिशिएंट होता था माइनस समथिंग डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जिसकी वैल्यू तो यहाँ पर 1 दी हुई है। तो अब यहाँ पे हमारा काम थोड़ा आसान हो गया है ना, साइन प्रेडिक्ट करने में हमें ये नहीं बोलेंगे अच्छा ए नेगेटिव हो जाता तो क्या होता, ए पॉजिटिव हो जाता तो क्या होता, ये सब नहीं करना पड़ेगा। ए की वैल्यू 1 दे करके इनने हमारा काम एक्चुअली काफ़ी आसान कर दिया है। तो हमेशा दुखी नहीं होना चाहिए, कभी पॉजिटिव भी रहना चाहिए। अपन अपना ये भी पॉजिटिव है, हम भी पॉजिटिव हैं। अच्छा जी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जब जीरोस का सम करते वो होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर। बी की वैल्यू यहाँ पर ए के बराबर दी हुई है, ठीक है, ए की वैल्यू 1 दी हुई है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या जाती है माइनस ए अपॉन 1। इसकी वैल्यू आ जाती है दोस्तों माइनस का ए। ओके, ऑल थ्री जीरोज आर पॉजिटिव, इसका मतलब ए मस्ट बी नेगेटिव, ए मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है ठीक है ठीक है, ए की वैल्यू तो नेगेटिव आ गई। ओके, आगे चलते हैं। हमारे पास जब जीरोस को दो दो करके लेते हैं, हम अल्फा बीटा लेते हैं प्लस बीटा गामा लेते हैं प्लस गामा अल्फा लेते हैं, उसकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए। सी यानी कि एक्स का जो कोफिशिएंट होता है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो खुद माइनस बी है, तो यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए की जगह मेरे को क्या लिखना है 1। तो यहाँ से दोस्तों आप देखोगे ये आ जाता है मेरे पास माइनस का ए, सॉरी माइनस का ए नहीं, माइनस का बी आ रहा है भाई, माइनस का बी, माइनस बी आ रहा है, हाँ ये कर दिया उसको। ओके, अच्छा जी, सारे के सारे जीरोस पॉजिटिव हैं भैया, ये सब पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव है, तो ये माइनस भी आ रहा है, यानी ये टोटल टर्म पॉजिटिव होगी। वो तभी पॉसिबल है जब बी नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे बोलेंगे बी मस्ट बी नेगेटिव, है ना? ठीक है, ये सारे के सारे क्यों हैं, ये सारे पॉजिटिव हैं, ये सारे के सारे हमारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, तभी ऐसा हो रहा है। और दोस्तों ए और बी तो नेगेटिव आ गए, अब सी से उम्मीदें टिकी हुई हैं, हमारी हमारी ज़िंदगी की उम्मीदें सी पर टिकी हुई हैं। चलो, अल्फा बीटा गामा, इसकी जो वैल्यू होती है वो हो जाती है माइनस का डी अपॉन ए यानी कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट वो तो 1 है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ऐसे रख देते हैं। ओके ओके ओके, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए होता है, यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है ये अल्फा बीटा गामा सब हमारे पॉजिटिव थे, तो ये पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसका मतलब सी इज इक्वल सी मस्ट बी नेगेटिव। करेक्ट, सी मस्ट बी नेगेटिव। एक बार ज़रा चेक कर लें हमारे पास कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, कुछ गलत नहीं किया है दोस्तों। ठीक है, सारे के सारे हमारे पास नेगेटिव आ रहे हैं, सारे के सारे हमारे पास नेगेटिव आ रहे हैं, इसका मतलब एक भी नॉन नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब दोस्तों हमारे पास ये हो जाता है फॉल्स। इसका मतलब हमारा ये जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो फॉल्स है। बहुत अच्छा, बहुत सिंपल सवाल, लिखो इसे, लिखो इसे,
और अब अपन चलते हैं आगे। द ओनली वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज इक्वल 0 इज इतना। दोस्तों ये बहुत अच्छा सवाल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी हमने एक क्वेश्चन किया भी था जिसमें इक्वल जीरोस की बात हुई थी, तो ये उसी का थोड़ा बेटर क्वेश्चन है। तो अगर आपको पिछला समझ में आया तो आपसे ये वाला तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। अच्छा सवाल है, दिमाग लगाने का मौका है। प्रूव करो दोस्तों, लगाओ दिमाग थोड़ा सा, क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। राइट गाइस, सॉल्व किया जाए, सॉल्व किया जाए, सॉल्व किया जाए। हमारे पास देखो जो पॉलिनोमियल है क्या लिखा हुआ है, के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है जिसके दो जीरोज हैं। हमें बोला है के की सिर्फ वैल्यू जब ये पॉलिनोमियल के इक्वल जीरोज हैं, तो के की वैल्यू ऐसे में सिर्फ हाफ हो सकती है। उन्होंने बोला कि के की वैल्यू हाफ होगी तभी इक्वल जीरोज आएंगे। चलो जी चेक करते हैं। अल्फा अगर एक जीरो है तो दूसरे जीरो को भी अल्फा होना पड़ेगा, इतना है। जैसे ही हमारे पास कुछ भी ऐसा आता है हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दौड़ के लगा देते हैं, सम ऑफ जीरोस, उसकी वैल्यू जाती है। देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो सम ऑफ जीरो जाता है मेरे पास 2 अल्फा, और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो सम ऑफ जीरो की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी, बी की जगह क्या लिखा हुआ है 1, ए की जगह लिखा है के, तो ये होता है -1 डिवाइडेड बाई के। करेक्ट, हमारे पास कुछ ऐसा आ जाता है। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसा ही एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। इक्वेशन नंबर 2 पे चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो से हमें दूसरी इक्वेशन मिलने वाली है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ से देखोगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू आ जाती है अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है वो हमारे पास सी अपॉन ए। सी अपॉन ए यानी कि के अपॉन के, विच इज इक्वल टू 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1 आ रहा है, सम ऑफ जीरोस -1 अपॉन के आ रहा है। कैसे सॉल्व करें दोस्तों इसको? है कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? सम ऑफ जीरो होता है -b अपॉन ए, ठीक है, -1 अपॉन के। पॉलिनोमियल तो गलत नहीं लिख दिया मैंने, सब कुछ सही लिखा हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू होती है c अपॉन ए, के अपॉन के, विच इज इक्वल टू 1। ऑलराइट, आओ सॉल्व करा जाए। अच्छा दोस्तों, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 1 है। अल्फा तो हमें पता ही नहीं करना, हमें तो के की वैल्यू बात कर रही है। हमें यहाँ से अल्फा को एलिमिनेट करना है। कैसे करें अल्फा को एलिमिनेट, कैसे करें? अल्फा की जगह आप रख सकते हो -1 अपॉन 2 के, ठीक है। पुट, यहाँ से मैं रख दूंगा इसे, पुट इन 2, इस वाले को मैं 2 में रख देता हूँ। अल्फा की जगह क्या आ जाता है, अल्फा की जगह रख देना है मुझे -1 अपॉन 2 के। अल्फा की जगह मैं रख दूंगा -1 अपॉन 2 के। ओके जी, इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक, यहां से मुझे पता चलता है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो आ जाता है मेरे पास 1 अपॉन 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। दोस्तों यहाँ से मेरे को दो वैल्यू मिलती हैं, यहाँ से मेरे को दो वैल्यू मिलती हैं, के इज इक्वल टू 1/2 और के इज इक्वल टू -1/2। देख लो दोस्तों, कई बार ऐसे में हम एक आंसर को इग्नोर कर जाते हैं लेकिन वो भी सेटिस्फाई करता है, हमारे पास ऐसा आ जाता है। तो दोस्तों अगर मैं बोलूं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल जीरोस होने हैं, तो ऐसे केस में के की दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो +1/2 या -1/2। क्वेश्चन ने बोला है कि नहीं 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 भैया, के की वैल्यू तो सिर्फ +1/2 हो सकती थी। क्वेश्चन ने इसको इग्नोर कर दिया, क्वेश्चन ने बोला ये तो नहीं है। तो भैया ऐसा नहीं है, हमने देखा दो वैल्यूज हो सकती हैं, इसका मतलब द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हम लिख देंगे के कैन बी बोथ 1/2 और -1/2, इसका मतलब फॉल्स। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल, बहुत अच्छा सवाल, बहुत सिंपल सवाल, कॉन्सेप्चुअल सवाल, और कितनी तारीफ करूं यार इसकी। लिखो इसको, क्वेश्चन को, सोल्यूशन को भी लिखो। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। मूविंग ऑन। अरे लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था।
तो दोस्तों कैसा लगा आप लोग को एग्जाम्पलर का ये सेशन? यार एग्जाम्पलर में ना बड़ी अच्छी अच्छी क्वेश्चन होते हैं, और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यार साथ में सॉल्व किया करो, तो आपकी प्रैक्टिस होती चलेगी और टाइम बचेगा। बाद में जाके अलग अलग जगह जाके किताबें खुद से ढूंढ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उससे अच्छा अभी हम साथ में कर रहे हैं, मैं छांट छांट के क्वेश्चन ला रहा हूँ, साथ में ही प्रैक्टिस कर लिया करो। अब अपन मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में, अगली एक्सरसाइज में। तब तक के लिए बाय 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 बाय। एंड चैनल वाला सब्सक्राइब कर लेना, ब्लॉगिंग वाला भी, ट्रैवल शो वाला भी, और अपना ये 10 टॉपर वाला भी, उसको तो करना ही है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय। अरे मेरे को इधर से जाना है।